हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू इनोवेटिव जीएस में विद आकाश। आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं लोकसभा की चुनाव प्रणाली। इसके पहले की वीडियो आपने देखा है और अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। तो इसके पहले जो हुआ है वो हमने बता दिया था लोकसभा की संरचना। ठीक है, लोकसभा की संरचना हो गई थी कि भैया अधिकतम संख्या कितनी है ना, कहाँ से कौन लोग चुने जाते हैं। 530 सदस्य अधिकतम संख्या को लेकर के ही बात की गई थी। यानी कि वर्तमान में जो मतलब संख्या है लोकसभा में, उसकी बात नहीं हुई थी, अधिकतम सदस्य संख्या की बात हुई थी। यानी कि सांसदों की बात हुई थी कि सांसद जो है कहाँ कहाँ से चुने जाते हैं। तो राज्य के प्रतिनिधि और 2 एंग्लो इंडियन और संघ राज्य क्षेत्र से, यानी कि यूनियन टेरिटरी से। मैंने ये भी बताया था कि 2 एंग्लो इंडियन जो नियुक्त होते थे वह ख़त्म हो चुके हैं। यानी कि ये प्रावधान ख़त्म हो चुका है। कब से ख़त्म हो चुका है? 25 जनवरी 2020 से ख़त्म हो चुका है। ये नोट डाउन करने वाली बात थी, है ना। कभी कभार मान लीजिए कोई स्टैटिक का पोर्शन अगर आ जाता है या फिर पीसीएस उसी में अगर पूछा जाए कि अंतिम एंग्लो इंडियन सांसद कौन से थे 2 लोग, तो जॉर्ज बेकर और रिचर्ड हे, ये ध्यान देने वाली बात है। हालांकि ये यूपीएससी में नहीं पूछेगा, बट कभी कभार मतलब जानने के लिए आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे भैया आज हम लोकसभा की चुनाव प्रणाली को लेकर के, कि लोकसभा में जो चुनाव होता है वो कैसे होता है। ठीक है, और आरक्षण का जो मतलब SC/ST का, तो ये 3 चीज़ें हम देखने वाले हैं। अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा, टारगेट 2024-26 में। ठीक है, और ये क्विक रिवीजन है जैसा कि आप लोग थंबनेल से ही जानते हैं। तो पहला है प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, यानी लोकसभा की चुनाव प्रणाली के अंतर्गत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र हम देखेंगे। प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः जो है समायोजन होता है, तो कैसे होता है वो भी हम देखेंगे। SC/ST के लिए आरक्षणों की बात की गई है, उसको भी हम देखेंगे। उसी के साथ साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व को न अपनाना, यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व को नहीं अपनाया गया है, ये लोकसभा की चुनाव प्रणाली के अंतर्गत आती हैं चीज़ें। यानी कि सब एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि लोकसभा चुनाव प्रणाली की विशेषताएँ, है ना। लोकसभा की चुनाव प्रणाली की विशेषताएं क्या हैं, तो ये आप बता सकते हैं। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4। ठीक है। अच्छा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं अपनाया गया तो क्या अपनाया गया वो आगे की वीडियो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का। तो ये जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होता है ये क्या होता है भैया? प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है ना, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अच्छा, किसके लिए होता है? तो भैया प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का विभाजन में, है ना, जहाँ पर होता है वो क्या होता है? प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का विभाजन होता है। फिर से सुनिएगा, लोकसभा चुनाव की प्रणाली के अंतर्गत हम देख रहे हैं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? ये प्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत होता है। कहाँ पर होता है? प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के विभाजन के अंतर्गत होता है। ठीक है, जहाँ पर विभाजित किया गया होता है प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र। प्रादेशिक निर्वाचन मतलब ऐसा प्रदेश जो निर्वाचन के लिए मतलब विभाजित किया गया हो। अच्छा, ये वाली बात कहाँ पर की गई है? संविधान में जो है जो मतलब इसका उल्लेख किया गया है उसका 2 उपबंध मिलता है, यानी 2 तरीके से इसका जो है उल्लेख किया गया है। तो कौन कौन से 2 तरीके हैं वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले स्थानों की संख्या, यानी कि कौन कौन से स्थान हैं, मतलब क्षेत्र A, क्षेत्र B, क्षेत्र C, क्षेत्र D, इस तरीके से स्थानों की संख्या अनुपाते राज्य की जनसंख्या। ध्यान दीजिएगा, फिर से हम बता देते हैं, लोकसभा की चुनाव प्रणाली के अंतर्गत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र को हम पढ़ रहे हैं। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? जहां पर सभी राज्यों को बांटा गया है, किसमें? प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के रूप में विभाजित किया गया है या विभाजन किया गया है। तो यहाँ पर जो विभाजन किया गया है, यहाँ पे कौन सा निर्वाचन होता है? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। इस संदर्भ में इस जो बारे में संविधान में 2 तरीके से उपबंध किया गया है। पहला है स्थानों की संख्या अनुपाते राज्य की जनसंख्या, मतलब स्थानों की संख्या के अनुपात में ही राज्य की जनसंख्या, ये हो गया। दूसरा है राज्य की जनसंख्या के अनुपात में आवंटित स्थानों की संख्या के रूप में। ठीक है, राज्य की जनसंख्या जितनी होगी उसी के अनुपात में आवंटित स्थान भी निर्धारित किए जाएंगे। अच्छा, ये जो दोनों बातें हैं ये सुनिश्चित करती हैं, क्या करती हैं, माने ये 2 चीज़ें मतलब परिपूर्ण करती हैं। इसकी सहायता से या इसके द्वारा हम क्या प्राप्त करते हैं, हम क्या सुनिश्चित करते हैं? तो प्रतिनिधित्व में एक रूपता, यानी कि सभी का प्रतिनिधि में एक रूपता हो, समानता हो, ये हम सुनिश्चित करते हैं इन 2 प्रणालियों के तहत। तो प्रतिनिधित्व में एक रूपता लाने के लिए ये 2 चीज़ें उपबंध की गई
हैं या 2 चीज़ें उल्लेख की गई हैं। कहाँ पर? संविधान में। इसके अंतर्गत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के विभाजन के अंतर्गत। ठीक है, कैसा निर्वाचन होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अच्छा, ये जो प्रतिनिधित्व में एकरूपता की बात की गई है, ये क्या होगा, मतलब कहाँ पे एकरूपता होगी? प्रतिनिधित्व में एकरूपता तो हो रही, लेकिन कहाँ पे? राज्यों के बीच में। पहला हो गया राज्यों के बीच में। दूसरा क्या होगा? राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के बीच में। यानी कि एक तो हो गया राज्यों के बीच में, यानी राज्य ए और राज्य बी के बीच में, ये होगा एकरूपता। दूसरा क्या होगा? राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन, यानी कि जो राज्य के अंतर्गत प्रादेशिक विभाजन किया गया है निर्वाचन का, उसके अंतर्गत भी एकरूपता आएगी प्रतिनिधियों की। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं इतनी बातें ये समझ में आ गई होंगी। लोकसभा की चुनाव प्रणाली के अंतर्गत प्रादेशिक विभाजन या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र ये कैसे कैसे है, इतनी बातें हमने आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं सेकंड की, यानी कि पहला ये था, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। अब दूसरे की हम बात करते हैं, यानी कि लोकसभा चुनाव की प्रणाली की दूसरी विशेषता के तौर पर अगर हम बात करें तो प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन होना है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें, यानी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए ही संसद को ये राइट है। संसद को क्या है? संसद को ये राइट है या संसद को ये अधिकार है। क्या अधिकार है? कि प्राधिकार और रीति का निर्धारण करें, यानी कि प्राधिकार किसे किसे कौन से अधिकार होंगे और रीतियाँ होंगी, उसका निर्धारण करने के लिए इसका जो है उल्लेख किया गया है। तो भैया सबसे पहले 1952 में, फिर उसके बाद 1962 में, फिर उसके बाद 1972 में, फिर उसके बाद 2002 में इसी चीज़ को निर्धारित करने के लिए, क्या निर्धारित करने के लिए, यही संसद को ये अधिकार है। क्या अधिकार है? प्राधिकार और रीति का निर्धारण करने का अधिकार है। इसी चीज़ को निर्धारित करने के लिए संसद 1952 में, 1962 में, 1972 में, इसको 52, 62, 72 ऐसे भी करके याद कर सकते हैं। 52, 62, 72। हालांकि ये सारी चीज़ें आएंगे नहीं, बस केवल एक जनरल नॉलेज के लिए है। ठीक है, कि आपका मतलब बेसिक या फिर फंडामेंटल जो चीज़ें होती हैं वो मजबूत रहनी चाहिए। ठीक है, तो 52, 62, 72 और 2002 में क्या होता है? संसद क्या करती है? परिसीमन आयोग अधिनियम लेकर के आती है, मतलब परिसीमन आयोग अधिनियम के तहत परिसीमन आयोग का गठन करती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन की बात। अच्छा, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 42वां संविधान संशोधन 1976 आता है। इसमें क्या होता है? स्थानों का आवंटन और निर्वाचन क्षेत्र को निर्धारित किया जाता है। ठीक है, स्थानों का आवंटन, यानी कि भी किस किस स्थान को कौन कौन मतलब आवंटित कर देना है ना, है ना, ये सीटें आवंटित की गई हैं। उसके बाद निर्वाचन क्षेत्र, इस चीज़ को स्थिर कर दिया गया। कब तक? 2000 तक स्थिर कर दिया गया कि भैया इस राज्य क्षेत्र में या फिर इस क्षेत्र में ये सीटें हैं या इतनी सीटें हैं। कब ये निर्धारित किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 2000 तक ये बातें स्थिर कर दी गई। अच्छा, किसके आधार पे? अभी तो आप लोग पढ़ रहे थे, हम तब बता रहे हैं कि भैया ये तो जनसंख्या के आधार पे होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे दिया ना प्रत्येक जनगणना के बाद, तो कौन सी जनगणना के आधार पे ये बात निर्धारित की गई है कि सीटों का जो आवंटन किया गया है, सीटों का आवंटन या निर्वाचन क्षेत्र का जो मतलब बंटवारा किया गया है, वो किस आधार पे किया गया है? वो आधार किया गया है, यानी वो कौन सी जनगणना थी? तो 1971 वाली जनगणना के आधार पर यह किया गया। कब किया गया? 2000 में किया गया। किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के आधार पर किया गया। अच्छा, इसके बाद फिर कब होता है? दूसरी बार 84वां संविधान संशोधन आता है 2001 में। इसमें क्या होता है? 25 साल और प्लस कर दिया जाता है। ठीक है, 25 साल क्या कर दिया जाता है? प्लस कर दिया जाता है, यानी कि 2000 में 25 साल और आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 26, यानी कि 2026 तक ये चीज़ें स्थिर कर दी गई। क्या? यही स्थानों का आवंटन और जो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किया गया था 1971 की जनगणना के आधार पे, वही चीज़ें 84वां संविधान संशोधन करके 2001 में 25 साल और बढ़ा दिया गया, यानी 2026 तक कर दिया गया। अब 2026 के बाद ही ये प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन वाली प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ठीक है, ये ध्यान दें। अच्छा, ये जो किया गया 2026 तक, यानी कि 84वां संविधान संशोधन 2001 में किया गया और 2026 तक के लिए ये बातें स्थिर कर दी गई, है ना। तो ये किस आधार पर किया गया? 21 जनगणना के आधार पे। तो ये जनगणना जो थी हमारी 1991 वाली जनगणना थी, ध्यान दीजिएगा। पहली बार 1971 में, दूसरी बार 1991 में जनगणना के आधार पे सीटों का आवंटन और निर्वाचन क्षेत्र का मतलब निर्धारण किया गया था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतनी बातें, ये 2 पॉइंट चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। ठीक है, लोकसभा की चुनाव प्रणाली के अंतर्गत
पहली चीज़ हमने देखा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, दूसरा हमने देखा प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन कैसे होता है ना, पहली बार कब हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें। अब हम देखने वाले हैं SC ST के लिए सीटों का आरक्षण। अच्छा, यहाँ पे एक बात जो है नोट करने वाली है कि जो 87वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, इसमें निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया था। ये ध्यान दीजिएगा, 87वां संविधान संशोधन 2003 में निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ था, ना कि 1991 के आधार पर हुआ था। ये ध्यान देने वाली बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो सकता है ना, कि 2026 तक जो बढ़ाया गया था वो 1991 की जनगणना के आधार पर बढ़ाया गया था, और वही चीज़ यहाँ पर जो है मिस प्रिंटिंग हो सकता है, क्वेश्चन बढ़ाया जा सकता है कि किसके आधार पर किया जा सकता है, किसके आधार पर नहीं किया जा सकता है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं SC ST के लिए आरक्षणों की बात, है ना, सीट में आरक्षण ये क्या होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं SC ST के लिए सीटों का आरक्षण या आवंटन। तो संविधान में जो है हालांकि ये बात बताई गई है कि भैया धर्म विशेष की पद्धति को जो है त्यागता है ना। हमारा संविधान क्या होता है, धर्म विशेष की प्रतिनिधित्व प्रणाली को या सिस्टम को त्यागता है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या है, सीटों का आरक्षण किया गया है। तो किसके लिए किया गया है, SC के लिए किया गया है, ST के लिए किया गया है। तो इसका आधार क्या है, इसका आधार है जनसंख्या के अनुपात। हाँ, किस आधार पर किया गया, जनसंख्या के अनुपात के आधार पर SC और ST के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण दिया गया है या सीटों का आवंटन किया गया है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, ये जो जनसंख्या का अनुपात के आधार पे सीटों का आरक्षण किया गया है, ये सबसे पहले प्रारंभ में क्या हुआ था, 10 वर्षों के लिए किया गया था, है ना, 10 वर्षों तक के लिए किया गया था। 10 वर्षों तक के लिए किया गया था का मतलब क्या है कि 1960 तक के लिए किया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद 10 वर्ष इसमें क्या हो गया, बढ़ा दिया गया। फिर उसके बाद क्या होता है, ये 10 वर्ष तक बढ़ा दिया गया पहली बार 1960 तक, यानी कि जब शुरुआत में ये चीज़ें लाई गई तो ये 10 साल के लिए थी। फिर उसके बाद 10 साल और बढ़ा दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, 95वां संविधान संशोधन 2009 होता है। इसके तहत क्या होता है, 2020 तक ये बातें बढ़ा दी गई हैं। कौन सी बातें, लोकसभा में SC और ST के लिए सीटों का आवंटन वाली बात को 2020 तक बढ़ा दिया गया था। अभी क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को ना अपनाना, ठीक है। संविधान में राज्यसभा की अगर हम बात करें तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाता है। हमारे संविधान में राज्यसभा में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है, ये हम एक वीडियो में लेकर के आएंगे, तो वहाँ पे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। आप अभी यही इतना ध्यान दीजिएगा कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई है, ठीक है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है राष्ट्रपति में भी होता है, वही मतलब इसी सिस्टम से जो है उनका भी चयन किया जाता है, तो वहीं से ये भी लिया गया है। दूसरा क्या है, लोकसभा में क्या होता है, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को, अच्छा यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन के हिसाब से मतलब MMCQ बनाकर पढ़ लेना है। MMCQ क्यों क्या पढ़ लेना है कि भैया लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव प्रणाली के आधार पे कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर मिस प्रिंटिंग दे सकता है कि राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पे होता है, यानी कि इसका इसके साथ कर देगा और इसका इसके साथ कर देगा, कि राज्यसभा का चुनाव किसके आधार पर होता है, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है, जबकि लोकसभा का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है। तो दोनों का मिस प्रिंटिंग करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। मेरा यहाँ पे रिवीजन या क्विक रिवीजन कराने का मेन मकसद यही है कि चीज़ों को आप पकड़ना सीख जाएं बस, ठीक है। तो राज्यसभा में आनुपातिक होता है, लोकसभा में प्रादेशिक होता है, इतनी बातें ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होता है ये कहाँ पे होता है, ये हर जगह पर होता है। हर जगह मतलब विधानमंडल का जो प्रत्येक सदस्य होता है वो सब क्या करते हैं, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत ही चुनाव देते हैं। इसके सभी जो प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है, सभी लोग आते हैं। अच्छा, इसके जो प्रतिनिधि होते हैं एक भूभागीय क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं। सीधी सी बात है, विधानसभा विधान परिषद है ना, कोई एक क्षेत्र होगा। अच्छा, इसमें जो होता है वो एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र, इसी को एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज़ को, इस सिस्टम को, इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं,
एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र के नाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है, तो ध्यान दीजिएगा प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को, ठीक है। अच्छा, इन सब का पूरा उद्देश्य अगर हम बात करें, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है अगर की बात करें हम, तो भैया सबसे पहले क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व विभेद को हटाना। अगर क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व जो होता है, मतलब इस सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी, या क्षेत्र ए बी सी डी हैं, तो उनके बीच जो अंतराल होता है, जो विभेद होता है, असमानताएं होती हैं, उनको हटाना या उनको पाटना, ये इसका उद्देश्य हो गया। दूसरा है सभी वर्गों को अपनी संख्या अनुसार प्रतिनिधित्व मिल जाता है या प्रतिनिधि मिल जाता है ना, संसद में जाने का मौका मिल जाता है। अगला उद्देश्य क्या है, सबसे छोटी जनसंख्या वाला वर्ग भी क्या होता है, विधानमंडल का हिस्सा बन जाता है। तो ये सारे के सारे उद्देश्य हो गए प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाने के पीछे। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक की बातें क्लियर समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की, है ना, और डिटेल में। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भैया? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होता है एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था, दूसरा होता है सूची व्यवस्था, ठीक है। एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था, हस्तांतरणीय मतलब क्या, बदल जाना, यानी एक हाथ से दूसरे हाथ में, ठीक है। सूची व्यवस्था, तो दो प्रकार की आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है। तो जो एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था है, ये यूज होती है, कहाँ पे यूज होती है, यानी कि ये वाली व्यवस्था, ये वाली सिस्टम, ये वाली प्रणाली कहाँ पे यूज की जाती है हमारे यहाँ, यानी कि भारत में। तो भैया राज्यसभा के निर्वाचन में, राज्य विधान परिषद के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। अगर कभी यानी कि पूछा जाए क्वेश्चन आपसे कि राज्यसभा या विधान परिषद या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, किसी का भी एक नाम लेकर के कहा जाए कि इनके निर्वाचन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था को अपनाया जाता है, तो उसमें से एक ऑप्शन रहेगा, ध्यान दीजिएगा, एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाना। दूसरा क्या है, सूची व्यवस्था। ये हमारे यहाँ नहीं अपनाया जाता। इसमें क्या होता है, यानी ये कौन सी व्यवस्था होती है, ये पहले आप जान लीजिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, राजनीतिक दलों को उनके मिले जो जितने भी वोट मिले हुए होते हैं, उनके वोटों के हिसाब से सदस्य को दे दिए जाते हैं। ये वाला जो व्यवस्था है, यानी सूची व्यवस्था, ये ज़्यादातर यूरोप के देशों में प्रचलित है। वहाँ पर ये मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लागू किया जाता है, ठीक है। हालांकि जो है ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है, ये लोकसभा में अपनाने के पीछे मतलब कुछ लोगों का इसमें जो है वकालत किया गया था। किसके द्वारा वकालत किया गया? संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को लोकसभा में भी अपनाने की वकालत की गई थी। इसके दो कारण थे, मतलब दो कारण इसके निकल कर आए जिसकी वजह से इसको नहीं अपनाया गया, है ना। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को लोकसभा में ना अपनाए जाने के पीछे दो कारण थे जिसकी वजह से इसको नहीं अपनाया गया। तो क्या अपनाया गया था? प्रादेशिक विभाजन के आधार पे, मतलब प्रादेशिक प्रतिनिधित्व विभाजन के आधार पे अपनाया गया था। तो कौन से दो कारण थे जिसकी वजह से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को लोकसभा में नहीं अपनाया गया? पहला क्या है, मतदाता के लिए मतदान प्रक्रिया जटिल होती है। इसमें क्या होता है, अनुपातिक में क्या होता है भैया, अनुपात, जैसे कि मान लीजिए अनुपात हम बता ही देते हैं। अनुपातिक में क्या होता है, मान लीजिए कोई ए है, कोई बी है, कोई सी है, कोई डी है, ऐसे 4-5 लोग खड़े हुए हैं ना। तो अब जो वोटर होगा वो अपनी पसंद बताएगा। इसमें ऐसा नहीं है केवल आप ए को देंगे या बी को देंगे या सी को देंगे या डी को देंगे। इसमें क्या होता है, आपको अनुपात रखना पड़ता है। मान लीजिए मेरा पहला पसंद ये है, दूसरा पसंद ये है, तीसरा पसंद ये है, चौथा पसंद ये है, या फिर कोई और आया वो कह दिया भैया मेरी पहली पसंद कोई डी वाला है, ये हो गया, मेरी पहली पसंद जो है ये बी वाला है। ऐसे इस टाइप से है जो है चयन किया जाता है। फिर उसके बाद लास्ट में सबको दो मिलाकर के सबसे ज़्यादा जो स्कोर मिलता है वो सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे यही इसे कहा गया है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, है ना। तो ये हो गया। तो ये सब मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर देने वाला होता है मतदाताओं के लिए, आम जनता के लिए, उसे समझ में नहीं आती हैं चीज़ें, थोड़ी सी जटिल होती हैं। इसलिए लोकसभा में अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली प्रणाली को नहीं अपनाया गया, पहली बात। दूसरा क्या है, बहुदलीय व्यवस्था के कारण संसद की अस्थिरता हो जाती, इसलिए भी नहीं अपनाया गया। हमारे यहाँ बहुत मतलब कई दल हैं, बहुदलीय ना, एक दलीय, दो दलीय, बहुदलीय, तो हमारे यहाँ बहुत दल हैं, है ना, एक दो दल नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। तो इसके अगले यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं दोनों सदनों की अवधि, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा की क्या अवधि होती है,
ये सारी चीज़ें हम देखने वाले, कितने अवधि में क्या मतलब कब ख़त्म हो जाते हैं, कब निलंबित हो जाते हैं, है ना, इसका कार्यकाल कितना होता है, कैसे होता है, वो सारी की सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।